हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का संज्ञान क्लासेस के इस पेडागोजी सेशन में। दोस्तों, आज हम सीडीपी पेडागोजी की 5th पार्ट की बात करेंगे। इससे पहले हमने 4 पार्ट में सीटेट में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। उससे पहली वीडियो में पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को हमने समझा था और उन्हीं को अप्लाई करके हम पेडागोजी क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। उसी सीक्वेंस में आज 5th पार्ट आपके सामने है। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरू करते हैं अपने वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। समावेशी कक्षा मीन्स इंक्लूसिव क्लास। समावेशी का मतलब होता है सम प्लस आवेशी, यानी कि एक ऐसी कक्षा जिसमें सभी बच्चे एक साथ एक ही जगह एक ही प्रकार का पढ़ें, वो समावेशी कक्षा है। तो उस पर किस चीज़ पर जोर होना चाहिए ये हमें बताना है। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों? नहीं, प्रदर्शन अभिमुखी तो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि समावेशी में हर प्रकार के बच्चे हैं हमारे पास। विकलांग बच्चा भी है, दिव्यांग भी है और साधारण बच्चा भी है। तो हम एक जैसा प्रदर्शन कैसे लक्ष्य सेट कर सकते हैं? ये तो नहीं होगा। बी, अविभेदी समरूपी निर्देशों? बिल्कुल गलत है। समरूपी निर्देश नहीं, हर बच्चे को एक जैसा निर्देश दोगे आप? बिल्कुल गलत है। सी, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव? बिल्कुल गलत। सामाजिक पहचान के अलगाव तो करना ही नहीं है। पहचान, किसी भी पहचान के आधार पर अलगाव तो होना ही नहीं है। डी, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना? अवसर प्रदान करना पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉइंट से हमें पता लग पा रहा है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इंग्लिश में कहते हैं इसे पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? 2016 को जो एक्ट आया था उसमें क्या शब्द बताया था? मंदित छात्र? नहीं। विकलांग छात्र? नहीं। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। 2016 से पहले विकलांग शब्द यूज होता था, लेकिन 2016 में मोदी गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, बल्कि उसका संशोधित नाम रखा था आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। उसमें विकलांग शब्द को हटाकर दिव्यांग वर्ड जोड़ा गया था। तो आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं, निगेटिव ढूंढना है। देखो, पेडागोजी का क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में पहली चीज ये स्ट्राइक करनी चाहिए, हमें इसमें पॉजिटिव ढूंढना है या फिर नेगेटिव। आंसर आप लोग इजीली कर पाएंगे फिर। तो क्या नहीं करना चाहिए देखते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग? बिल्कुल सही बात है, ये तो कर लेना चाहिए, टीएलएम है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल? बिल्कुल सही बात है, ये भी शिक्षा शास्त्र उपागम हम यूज करते हैं। सी, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना? ये बात भी ठीक है कि हम हर बच्चे के अनुसार अलग अलग शैक्षिक योजना बनाते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग? जटिल वर्ड, जटिल कठिन, ये तो निगेटिव वर्ड आते हैं, हमें निगेटिव ढूंढना है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? सृजनात्मकता की पहचान करनी है हमें, क्रिएटिविटी की पहचान करनी है। प्रमुख लक्षण क्या है वो हमें बताना है। कम परिज्ञानता, बोधगम्यता? कम परिज्ञान ये तो नहीं हो सकता भाई, मतलब नॉलेज की कमी उसमें, तो सृजनात्मक कैसे होगा? नहीं। अपसारी चिंतन? बिल्कुल सही है, बिल्कुल। देखो, दो तरीके के चिंतन होते हैं, अपसारी एवं अभिसारी। अपसारी चिंतन होता है एक समस्या के अनेक समाधान, एक पार्ट को अनेक पार्ट में हमने तोड़ दिया, वो क्या है? अपसारी चिंतन। और अभिसारी होता है इसका अपोजिट, अनेक समस्याओं का एक समाधान। तो क्रिएटिविटी किससे संबंधित होती है? अपसारी चिंतन से, कि समस्या एक है उसे बहुत तरीकों से हमने सॉल्व कर लिया, वही क्या होगा? अपसारी चिंतन, और यही है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए वो हमें बताना है, पॉजिटिव ढूंढना है। अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे हैं हमारे पास। ऑप्शन ए, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए।
देखो बातचीत टाल देनी चाहिए, वार्ता, संवाद, परिचर्चा ये तो पॉजिटिव होते हैं, तो टाल कैसे दोगे आप? ये तो नहीं हो सकता। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, ये बात सही है। विविध विन्यासों से उदाहरण मतलब अलग अलग सिनेरियो से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन से, अलग अलग परिस्थितियों से हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये बात ठीक है बिल्कुल। सी देखते हैं, सभी के लिए मानकीकृत आकलन, गलत है ये। सबके लिए एक जैसा आकलन कैसे कर दोगे? गलत है बिल्कुल। डी, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक हो, बिल्कुल गलत है ये तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। आज की क्लास में ज़्यादातर क्वेश्चन समावेशी कक्षा से आ रहे हैं और समावेशी शिक्षा से आपके मिनिमम 5 क्वेश्चन सीटेट में आते ही आते हैं। तो ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को समझिए, अपना स्कोर चेक कीजिए, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चनों को वीडियो दोबारा देखिए, उन क्वेश्चनों को करने के लिए दोबारा स्कोर चेक कीजिए कि आप वो क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? सुसाध्य करना है मतलब इजी बनाना है, हमें समस्या समाधान को पॉजिटिव ढूंढना है। देखते हैं, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। बी, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया का इस्तेमाल। देखो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, अटल प्रक्रिया जैसे मतलब एक फिक्स प्रक्रिया कर दें, बिल्कुल गलत है ये तो। सी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये बात ठीक है बिल्कुल। विद्यार्थियों में डर की भावना भी हमें पैदा नहीं करनी। दो ऑप्शन तो नेगेटिव पॉइंट से कैंसिल हो गए। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, इन दो में समझते हैं। लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, देखो हमें समस्या समाधान करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। अब जरूरी तो नहीं है ना कि हमारे पास एक ही तरीके की प्रॉब्लम बार बार आए, तो लगातार अभ्यास किस चीज में करोगे आप, किस चीज की प्रैक्टिस करोगे आप? तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन का समस्या समाधान से कोई मतलब नहीं है। कार्यान्वयन मतलब होता है कार्य को अप्लाई करना, लागू करना, तो कार्य को लागू करने का समस्या समाधान से कैसे मतलब है? ये तो नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर? समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। समरूप का क्या मतलब? तो समरूप का होता है कि अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम आई उस तरीके की और जो प्रॉब्लम्स होंगी हम उसका समाधान कर कर देखेंगे। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि अध्यापिका को त्रुटियों का विश्लेषण क्यों करना चाहिए वो हमें बताना है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। दंड वर्ड आ गया, निगेटिव है ये तो। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है ये वाला। त्रुटियों की समझ मतलब अगर हम बच्चों की गलतियों को समझ रहे हैं तो हम ये समझ पाएंगे कि बच्चा गलती क्यों कर रहा है, बच्चे को समझने में कहाँ दिक्कत आ रही है, हम फिर उसका वही पॉइंट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, लेकिन बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले बच्चों को अलग कर सकती है, गलत है, अलग नहीं करना हमें। अधिगम केवल केवल वर्ड आगे देखना ही नहीं है, तो 3 नेगेटिव हो गए, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है, आंशिक दृष्टि मतलब जिसे कम दिखता है थोड़ा सा, उसके लिए क्या उपयुक्त नहीं है वो हमें बताना है। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ये बात तो सही है कि जिसमें बड़े बड़े अक्षर लिखे हों वो तो उसके लिए उपयोगी है। त्रिवी में नक्शे और चार्ट, ये बात भी ठीक है, मतलब 3D चार्टों से दिखाओ, 3D मैप्स दिखाओ, ये बात भी ठीक है क्योंकि बच्चे छूकर देख सकता है उसे। बोलती पुस्तकें, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बोलने वाली पुस्तकें मतलब बच्चा दृष्टिबाधित है ना, तो बोलने से तो समझ में आ जाएगा उसे, बिल्कुल ये भी उपयोगी है। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, ये गलत है, कार्यशीट है, ठीक है, छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट ये नहीं होगी, मतलब जिसमें बहुत छोटे छोटे अक्षर लिखे हुए हों ऐसी किताबें बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समावेशी कक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। समावेशी कक्षा के पीछे कौन सा विचार है ये हमें इसमें बताना है। ऑप्शन ए, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना मतलब अलग करना, देखना ही नहीं है बच्चों को अलग हमें नहीं करना। बी, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए नामांकित करना, लेबलिंग भी
नेगेटिव होती है, देखना ही नहीं है। अलग अलग अक्षमता वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना बिल्कुल गलत है। मतलब जो अलग अलग, अगर कोई दिव्यांग बच्चा आपके पास आ गया तो उसे अलग से अलग स्कूल में भेज दोगे आप, अलग शैक्षिक संस्थान में? बिल्कुल गलत है, ये तो समावेशी के खिलाफ है ये तो। डी, दार्शनिकता कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है, ये बात बिल्कुल ठीक है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? ये दर्शाना, मतलब ये दार्शनिकता कि सभी बच्चे, कैसा भी बच्चा हो, उसे रेगुलर स्कूल में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकता किस प्रकार पता लगा सकते हैं, वो बताना है इसमें। ऑप्शन ए, चुनौती और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, बिल्कुल सही बात है, ये तो एक्टिविटी हम बच्चों से करवा रहे हैं। भाई जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं तो उन्हें चुनौतीपूर्ण कार्य यानी कि रिस्क टेकिंग, ऐसे वर्क जिसमें उन्हें चुनौती लगे, कुछ चैलेंजिंग वर्क दो, ये बात तो ठीक है बिल्कुल। बी, वे प्रश्न देकर जिसमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, बिल्कुल गलत। अभिमुखी मतलब होगा अभिसारी, अभिमुखी से मतलब अभिसारी से है, ये तो निगेटिव में माना जाता है। सी, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, बिल्कुल गलत है बात है। प्रतिभाशाली है, उसे निर्देश आप क्यों दोगे, वो भी विशिष्ट निर्देश नहीं। रटने पर आधारित, बिल्कुल गलत बात है। कौन सा हो जाएगा? चुनौतीपूर्ण कार्य, चैलेंजिंग वर्क वो पसंद करते हैं, और ऐसे वर्क जैसे निरस्ता दूर यानी कि बोरिंग को दूर कर सकें, ऐसी एक्टिविटी करना बच्चे पसंद करते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, पठन वैफल्य, पठन वैफल्य का मतलब पठन में विफल, एक अधिगम अक्षमता रहती है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया का क्वेश्चन है ये वाला। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन विकार, रीडिंग डिसऑर्डर। तो पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है, वो बताना है हमें। ऑप्शन ए, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर। देखो समाज का और संस्कृति से, उसके दृष्टि से क्या लेना देना, तो ये तो गलत है बिल्कुल। पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, ये बात भी गलत है। शारीरिक परीक्षण में उससे शरीर की जांच होगी, ये जांच नहीं होगी कि बच्चों को कितना सही दिख रहा है कितना गलत दिख रहा है। पठन, पठन वैफल्य का मतलब होता है 100 को वॉस पढ़ना, बच्चा 100 को वास पढ़ रहा है, 9 को 6 पढ़ रहा है, मतलब उसकी दृष्टि तो ठीक है ना, उसकी आंखों की रोशनी तो ठीक है, लेकिन उसमें कोई अक्षमता है, तो इससे भी ये पता नहीं लगा सकते, शारीरिक स्वास्थ्य द्वारा पता नहीं लगा सकते। सी, उसके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से, ये बात ठीक है, हम उसके पढ़ने और लिखने की कौशलता देखेंगे कि बच्चा किस प्रकार लिख रहा है, किस प्रकार पढ़ रहा है। डी, उनके जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता, गलत है ये भी, जटिल जैसा कुछ नहीं होता। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? नहीं, नेगेटिव बताना है, कौन सी प्रभावशाली नहीं है। प्रतिकूल परिस्थिति यानी कि और वंचित पृष्ठभूमि, ऐसे बच्चे जो वंचित पृष्ठभूमि से आए हैं उनके लिए कौन सा सही नहीं है, वो देखते हैं। ऑप्शन ए, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और सम्मुख आई चुनौतियों को समझना, ये बात तो सही है बिल्कुल, बातचीत करना क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बी, अधिगमकर्ताओं को विद्यालयों के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, निगेटिव होगा ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, हमें निगेटिव ढूंढना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए सही है। सी देखते हैं, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना, अभिप्रेरित करना पॉजिटिव है, और उपयुक्त शिक्षण सहायता प्रदान करना, ये बात भी ठीक है बिल्कुल। डी, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना, सहयोगी समूह पॉजिटिव है, और समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना पॉजिटिव है। तीनों पॉजिटिव, नेगेटिव कौन सा होगा? बी, और यही हमारे लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भाषा विविधता को, टीचर को क्या करना है? अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाना है, मतलब जिससे बच्चा अर्थपूर्ण अधिगम कर सके, मीनिंगफुल लर्निंग कर सके। तो भाषा की टीचर को क्या करना चाहिए, वो हमें इसमें बताना है। सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक भाषाई विविधता को
टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, समझना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए। टालना नेगेटिव होता है, उपेक्षित नेगेटिव होता है, अनदेखा भी नेगेटिव होता है। उसे विविधता को क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। अगर वो विविधता को समझेगी, डाइवर्सिटी को समझेगी, तो वो अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ा सकती है। तो ऑप्शन सी हमारे लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये बार आया हुआ है। बच्चों का विद्यालय में असफल होना, अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो किस और संकेत करता है, वो हमें बताना है। देखो पेडागोजी में एक पॉइंट आप पकड़ के चलिए, बिल्कुल बच्चे की गलती कभी भी नहीं हो सकती। बच्चा तो भगवान है टीचर के लिए, गांठ मान लो इस चीज के लिए। अगर बच्चा फेल हुआ है ना, उसमें भी बच्चे की गलती नहीं है, उसमें भी आपकी गलती है, मतलब टीचर की गलती है, स्कूल की गलती है। बच्चे की कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। ठीक है, अब ये पढ़ के आंसर करते हैं। ये ऑप्शन प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता। भाई बच्चों की तो गलती हो ही नहीं सकती ना, अभी अभी बताया, तो ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता, मतलब बच्चों की कमी बता रहा है ये तो। बी निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ये बात ठीक है, इसमें विद्यालय की कमी बताई हुई है, तो ये हो सकता है, विद्यालय की कमी तो हो सकती है। सी साबित करता है कि इन बच्चों में आनुवांशिक पैदाइशी कमियां हैं, बच्चों में कमियां हो ही नहीं सकता। डी सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का सामर्थ्य नहीं है, हो ही नहीं सकता। भाई अभिभावक सहायता क्यों नहीं करेगा, ये भी क्या है, गलत है। कमी किसकी होगी, या तो टीचर की होगी या विद्यालय की होगी, और विद्यालय की कमी बताइए ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए यही क्या है, हमारे लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। समस्या के एकाधिक यानी कि एक से अधिक समाधान के बारे में सोच रही है वो। एक से अधिक समाधान, एक समस्या के अनेक समाधान, अभी भी क्वेश्चन आया था ये। अब सारी चिंतन कहलाता है वो तो, है ना। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, वो हमें इसमें बताना है। किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है, सृजनात्मक विचार है, बिल्कुल यही हो जाएगा, क्योंकि सृजनात्मक में ही क्या होता है, अपसारी होता है। हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था इसी स्लाइड में, है ना। तो अपसारी चिंतन किस में होगा, सृजनात्मक में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव ढूंढना है हमें इसमें। देखते हैं, बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कह देना चाहिए, गलत है बिल्कुल, मतलब स्कूल से निकाल दो, गलत। इस स्थिति को जैसी है वैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, बिल्कुल गलत है, मतलब जैसे हो रहा है होने दो, हमें कोई मतलब नहीं, गलत है ये तो। सी इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षा को कम करना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल गलत है। बच्चों से आप अपेक्षा ही कम कर दो, मतलब अगर कोई वंचित समूह से आ रहा है तो उससे आप कोई अपेक्षा ही मत रखो कि पास होगा ठीक है, नहीं पास होगा तो ठीक है, गलत है ये तो। डी अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए, ये बात ठीक है कि टीचर कैसे पढ़ा रहा है, क्या उसके मेथड्स हैं, उस पर विचार करे वो, तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढे। बच्चे को कैसे पार्टिसिपेट करवाए वो, इसके लिए नए नए मेथड ढूंढे, वो नए नए तरीके ढूंढे, वो हमारा आंसर सही होगा। तो ऑप्शन डी इसके लिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज की क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन, आज 17 ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को ऑप्शन ए तैयार नहीं करना चाहिए, गलत है ये तो, नहीं आ गया, निगेटिव आ गया, हमें तो पॉजिटिव ढूंढना है। कभी कभी तैयार करना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये तो, कभी कभी जैसी कोई चीज़ नहीं होती। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, ये ठीक है, सक्रिय यानी कि एक्टिवली, टीचर खुद भी एक्टिव रहे और बच्चों को भी एक्टिव करे, तो ये बात हमारे लिए ठीक है। डी तैयार करने के लिए हतोत्साहित, हतोत्साहित तो निगेटिव है, वैसे भी देखना ही नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास में हमने 17 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप सभी को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और मैं फिर से कह रहा हूँ आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से आए हैं और आएंगे, ये भी फिक्स है। आगे के पार्ट्स के लिए भी संज्ञान क्लासेस का चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो का लिंक, और लाइक भी करते रहें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आपके लाइक और आपके शेयर और आपके सब्सक्राइब हमारा भी मनोबल बढ़ाते हैं, और हम भी और अच्छी वीडियो बनाने के लिए और इसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं।
ठीक है, तो प्लीज़ हमारा भी हौसला बढ़ाते रहिए, समझिए, औरों को भी समझाइए और सीटेट में 130 प्लस का स्कोर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। ओके, थैंक यू।